डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स का जो है सॉल्यूशन इस वीडियो में। और ये एग्ज़ाम हुआ था 1/12/2020 को, यानी दिसंबर एग्ज़ाम रिपीटर पेपर का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं दिसंबर एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का एचएससी का। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको जो सॉल्यूशंस हैं सभी सॉल्यूशंस को हमने कर दिया है और आराम से इसको फटाफट आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आप ऑन स्क्रीन, ये क्वेश्चन आपका ये है, इसमें स्टेटमेंट जो है ट्रू और फॉल्स है, किसके लिए ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है इसके लिए ये जो है स्टेटमेंट ये है जो फॉल्स है, ठीक है। तो सी के लिए फॉल्स है, सी आपका जो है क्यों होगा। फॉर एक्स इक्वल्स टू 6 एंड एक्स इक्वल्स टू 8 अगर हम देखते हैं तो x + 4 हो जाएगा, जो कि आपका जो है लेस देन 10 है और डज नॉट सेटिस्फाई करता है इसको, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद में सेकंड जो है आपका, इसमें ट्राइंगल है ए बी सी, ए दे रखा है आपको, बी दे रखा है, सी दे रखा है। फाइंड करना है साइन a/2 की वैल्यू, तो जो आपका वैल्यू आएगा वो ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1/5। ये ऑप्शन करेक्ट करना है इसमें यहाँ पर जो है इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कैसे आपका आंसर आएगा ये। तो यहाँ पर आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मैं फटाफट आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें आपका, इफ़ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय द इक्वेशन आपको दे रखी है 3x² + 5x + 5xy + ky² = 0 इज़ x + 2y = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k आपको निकालनी है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। इसकी भी एक जो है आपको आंसर को जो है यहाँ पे समझा दिया गया कैसे आएगा आपका -2। इसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, तो यहाँ पर आपका जो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 3 आंसर आएगा और ये 3 कैसे आएगा इसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं। इसके बाद में आ जाते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवें में जो ऑप्शन आपको करेक्ट करना है वो भी आपका सी होगा, F-C। तो ये कैसे आएगा आपका, तो बाई ML/VT जो है आपका ये आ जाएगा। तो ये आपका जो F-C है जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे इंटीग्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है किसके बराबर होगी। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, x⁴ + c। ये आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें भी। और इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो कुछ इस तरह से इसको हमें पहले इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, उसके बाद में पुट करना पड़ेगा, और इसको जब हम लास्ट में इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा x⁴ + c। यही हमारा सॉल्यूशन था। इसके बाद में सातवें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन दे रखा है और ये किसके इक्वल है, तो ये आपको बताना है। तो ये इक्वल हो जाएगा आपका बी ऑप्शन के, यानी 5/2 के। ये कैसे आया, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए इस तरह से आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। आपने अगर इंटीग्रेशन में अभी तक ध्यान नहीं दिया तो इंटीग्रेशन में आप ध्यान दे लें। इसके अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही आपकी वीक है तो उनको मजबूत करिए ताकि आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएँ। अदरवाइज़ आप मैथमेटिक्स में ईजिली फेल हो जाएंगे, उसमें कोई भी आपको कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली जो है आपको सीखनी होगी। 8वें नंबर की बात करूँ तो द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है d2x/dt स्क्वायर का आपको बताना है। यहाँ पर जो प्लस में दे रखा है और 0 के रिस्पेक्टिवली बताना है। तो इसका जो ऑर्डर और डिग्री कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑर्डर और आपका 2 है और डिग्री कितनी 1 है। तो ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, तो इसको भी हम आराम से देख सकते हैं इस पूरे इक्वेशन को, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप 1 एंड -1। 1 और -1 का स्लोप आपको लेनी है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है वो पास करती है, तो इसके लिए हमारे पास वो x - y = 0 होता है। और दूसरा जो है हमारे पास अगर वो स्लोप -1 हो तो x + y = 0 होता है। इन दोनों इक्वेशंस के हिसाब से हम निकाल देंगे तो हमारे पास x² - y² = 0 आ जाएगा। ये सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट की बात करूँ तो फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 2, 5/4। ये सारे दे रखे हैं। तो यहाँ पे r पाई और आप निकाल सकते π/4 कितना होता है 45, और जो r आपका जो दूसरा दे रखा है वो कितना दे रखा है 2 दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ पे हम डायरेक्ट अपनी वैल्यूज़ रखेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो आ जाएंगे √2 ये आपके पास में। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया, इफ़ y इज़ ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन y का निकालना है तो सिंपल सा है, कोस y में कन्वर्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें इफ़ फंक्शन x ये जो गिवन है और ये x नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो कंटिन्यूस x इक्वल्स टू 0 है, तो फाइंड करना है आपको फंक्शन नॉट पे यानी 0 पे। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो फंक्शन नॉट पे जब इसकी वैल्यू आएगी 1/2 आ जाएगी। ये इसका सोल्यूशन हो गया।
आगे बात करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो सेक्शन बी में से, और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी को सॉल्व कर दिया गया और सभी की जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ये लिखने का मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर इसका सोल्यूशन बताओ, इसका सोल्यूशन बताओ, और जबकि सारे सोल्यूशंस उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वो प्लेलिस्ट में विजिट नहीं कर पाते या उनको पता नहीं है कि प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया आपसे, राइट द कंजर्व एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। ये कंडीशनल स्टेटमेंट दे रखा है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए नीचे दिखा देता हूँ मैं इसका सोल्यूशन। तो इस तरह से इसका लेट करके हम मान लेंगे। उसके बाद में गिवन स्टेटमेंट है जो टेंस टू पी टेंस टू क्यू है, तो इसमें आपका कंजर्व क्या है, ये हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है वो कौन सा होगा, तो क्यू टेंस टू जो है पी हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाई x-2 देन f2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। इसके बाद में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइप, इट्स कंटिन्यूअस एजेस आर गिवन बाय द वेक्टर्स फॉर्म में दे रखे हैं, इनके आपको निकालने हैं। तो वेक्टर्स फॉर्म की पहले हमें तो वेक्टर्स की जो हमें वैल्यूज़ दे रखी है वो लिख लेंगे। वैल्यू ऑफ जो वॉल्यूम हमें निकालने का फॉर्मूला हमें पता होता है, इस तरह से निकालते हैं ABC का। तो बस केवल वैल्यूज़ रखेंगे और उनको पुट करेंगे तो हमारे पास 2 क्यूबिक यूनिट आ जाएगा पैरेललोपाइप्ड का। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट पाँचवें क्वेश्चन की, तो फाइंड द कोफैक्टर्स फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स दे रखा है, इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना था। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप आराम से इसको देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से आप कंप्लीट देख सकते हैं। लास्ट में जो आपका A11 A12 और A21 और A22 दोनों निकालेंगे तो ये 4 3 -2 और -1 आपका जो है सॉल्यूशन में आ जाएंगे। छठा क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द लाइन। तो यहाँ पे लाइन दे रखी है आपको, इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। और लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए आपको जो है रेशियो का आपको निकालना पड़ेगा। तो A B और C जो है हम वहाँ से ले लेंगे। और डायरेक्शन कोसाइंस जो हमारे दिए जाते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको सभी को पता होगा, L M और N के रूप में लिखा जाता है। L और M को हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे उनकी इक्वेशन में, और यहाँ पे जब निकालेंगे तो L आ जाएगा 4/रूट जो है आपका 27। उसके बाद में आपका M आ जाएगा 3/√27 और N आ जाएगा 2/√27। तो इस तरह से आपका जो है ये आंसर आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस के। ये आंसर्स आपके सामने आ गए। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्रूव दैट करना है आपको ये चीज़, ये प्रूव करनी है। तो सबसे पहले LHS को ले लेते हैं, क्योंकि इसका LHS ही हमारे पास प्रूव करने के लिए। RHS में तो -1 है, तो -1 को तो किसी तरह से प्रूव नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, पूरे LHS को लेकर के सॉल्व करेंगे। हमारे को फॉर्मूला अगर याद है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन होगा नहीं। इसके बाद में आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। LHS के बराबर RHS ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा और यहाँ पे आपका हैंस प्रूव लिख देना है। आठवें क्वेश्चन में आपका फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट्स नॉर्मल टू द वेक्टर जो दे रखी है इसके। तो यहाँ पर आपको मान लेना है। उसके बाद में वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हम जानते हैं किससे दिया जाता है, ये चीज़ हमें लिख देनी है। और इसके बाद में जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं उनको आप इसमें डाल लेंगे, जो I और J के फॉर्म में जो कंडीशंस के हिसाब से वो 6 के अकॉर्डिंग। और इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। आगे बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ की द फंक्शन जो यहाँ पे गिवन है फंक्शन ये कंटिन्यूस रहेगा x1 = 1 के लिए, ये आपको बताना है। तो k की वैल्यू कौन सी होगी वो निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ये गिवन इक्वेशन है f(x) इज़ ए कंटिन्यूस एट x = 1 पे। तो इसके लिए क्या होगा, लिमिट जो हमारा x टेंस टू 1 हो जाएगा। और इसके बाद में जब हम इसको निकालेंगे k की वैल्यू तो 6 निकलेगी, यानी कि 6 जो है ये इसकी k की वैल्यू होगी। तो जो f(x) जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा x = 1 पे। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 10वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया आपसे फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच द फंक्शन जो यहाँ पे गिवन है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो यहाँ पर हम फंक्शन को ले लेंगे, इंक्रीजिंग में है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा। सभी की वैल्यूज़ को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे फंक्शन x इज़ इंक्रीजिंग फॉर दिस हम देख लिया कि हाँ ये आ जाएगा। इसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है, एवेल्यूट करना है आपको इंटीग्रेशन को। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे दे रखा है। इंटीग्रेशन मैंने पहले ही बताया, इंटीग्रेशन आपको नहीं आती है तो सीख लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन के बिना आप ये क्वेश्चन पेपर को हिला भी नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपको इस क्वेश्चन को या 12th एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो ये आप पूरा क्लियर करेंगे।
और इसके बाद में जो है आप लास्ट में देखेंगे इंटीग्रेशन आई की वैल्यू कितना है 32/5 है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। इसका 12वां जो क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल्स टू 1 + y² अपॉन में 1 + x²। ये वाला है, इसको हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपको इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, बहुत इजी स्टेप्स हैं इसमें। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट जो 13वें क्वेश्चन की, तो इसमें जो है आपका ये टेबल दे रखी है और इस टेबल के हिसाब से आपको जो है ऑब्टेन करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल फॉर एक्स के लिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल के लिए सिग्मा जो है XIPI आ जाएगा और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जो एक्स आ जाएगी 4.5। इसके बाद में अगर हम बात करें 14वें क्वेश्चन की, देयर आर 5 क्वेश्चंस इन मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, ईच क्वेश्चन हैज़ 4 चॉइसेस, ओनली वन ऑफ देम इज़ करेक्ट, ए स्टूडेंट इज अटेम्प्टिंग टू गेस द आंसर, द रैंडम variable x is the number of questions answered correctly, what is the probability that the student will get exactly 3 answers correct। ये आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी का दिया है और आपके ही ऊपर ये क्वेश्चन घुमा के मारा है, क्योंकि आप भी MCQs इसमें कर चुके हो। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि आप इसका एटलीस्ट 3 जो है आंसर्स जो है करेक्ट दोगे। तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको बहुत अच्छे से करना होगा। उसमें क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते हैं, कभी भी घुमा के कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके पास में इस तरह से आपको पूरा सोल्यूशंस करना होगा, ये तभी जाके आपका सोल्यूशन जो है कंप्लीट हो पाएगा। तो आशा करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा जो सोल्यूशन अभी आपने देखा है। अगर नहीं आया तो आप एक बार पॉज करके समझ लीजिए। सेक्शन सी की बात करूं तो यहाँ पर आपका 15वां क्वेश्चन है। इसमें इक्वेशन दे रखी है, रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइंस को और इसमें फाइंड करना है आपको जो है एंगल्स बिटवीन द लाइंस। तो सबसे पहले कंपेयर कर देंगे हम इस इक्वेशन को और कंपेयर करने के बाद ही आपका जो सोल्यूशन कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पर वी गेट क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू, एच की वैल्यू, बी की वैल्यू, जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू, सी की वैल्यू सारी आ गई। और ए बी सी जो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंगली सारे को डालेंगे, ये सारे को डाल करके हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है इक्वल्स टू 0 आ रही है। तो गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन टेन थीटा जो आपकी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। तो हमारे पास फार्मूला जो होता है यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स टू 0, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। 16 जो क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर द, ये जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन जो आपका मेन एग्जाम में भी आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोट x प्लस 10x इक्वल्स टू 2 cos x। एकदम सेम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से आप जब हम देखेंगे तो जनरल सॉल्यूशन जो आप निकालेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में आपका जो है इसका जनरल सॉल्यूशन जो फाइनली आएगा उसको आप नीचे तक जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। ये पूरा का पूरे स्टेप्स इसी तरह से आपको करने हैं और जब आपको जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 पाई जो है आप 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 वेयर n टेंस टू z। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद में आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जितने भी क्वेश्चन पेपर है सबको सॉल्व कर दिया गया है और सभी की प्लेलिस्ट में जो है जगह है और सभी के वीडियोस वहीं मिलेंगे, आप वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाय वेक्टर मेथड प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो ये आपको बताना कॉन्करेंट, ये मीडियंस वाला जो है 10th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ होगा, ये बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें आपका 12th क्लास के हिसाब से जो है इसको वेक्टर फॉर्म में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है बस, ये बाकी वही चीज़ है, वैसा ही डायग्राम होता है इसका। तो इस तरह से आपको इसका सोल्यूशन करना है। आप देख सकते हैं कंप्लीट सोल्यूशन जो है आपको मिड पॉइंट फार्मूला जो है उसी से करना होगा, नहीं तो आपका हो नहीं पाएगा। तो ये आपका जो सोल्यूशन है आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो इसी तरह से आपको भी सोल्यूशन करना है। मैथमेटिक्स में नॉट शॉर्टकट तो चलेगा ही नहीं, शॉर्टकट करेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी, तो इसलिए आपको शॉर्टकट में नहीं जाना है। तो ये फाइनली जो है आपका इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद में अगर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो 18वां क्वेश्चन है इसमें है फाइंड मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 3 to 6 एंड -2 1 2। ये सारे चीज़ दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले ABCD जो भी आपके हैं इनको सभी को उसमें से छांट करके लिख लेना है, ताकि A1 B1 और C1 और A2 B2 और C2। उसके बाद में कोस थीटा के में आपके पास में फार्मूला जो ये वाला होता है इसमें सभी की वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यू की पुट करेंगे तो आपके पास में कोस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी 8/21 और इन्वर्स में ले जाएंगे थीटा की वैल्यू निकाल जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कोस इन्वर्स 8/21। उसके बाद 19वें क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस। यहाँ पे जो है पूरे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ले लेनी है
इसके बाद में आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको आपके हिसाब से बना लेना है। और बनाने के बाद में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लाइन है, इसके डायग्राम में बता रखा है ये एम है, ये 90 डिग्री पे है और ये पी के पॉइंट्स हैं। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें लेट हम मान लेंगे कि कैसे कैसे हमने डायग्राम जो बनाया उसको। और उसके बाद में एम लाइज इन द लाइन, और उसके बाद में कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम विल भी क्या क्या होंगे वो हम यहाँ पर अपने हिसाब से उसके डायग्राम के हिसाब से लिख देंगे। और जब इसको फाइनली आगे की तरफ जब सॉल्व करेंगे डायरेक्शन रेशियोज़ के हिसाब से, तो यहाँ पर जो पी एम जो है परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन हो जाएगा। और ये कैसे निकल जाएगा आपके पास में, इस तरह से आप इसको जब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो -1, जब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर जो एम के कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकल जाएंगे। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द लाइन, तो यहाँ पे आपके पास लाइन का फॉर्मूला तो आपके पास पता ही है, बचपन 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें डालेंगे पी एम की कोई भी डिस्टेंस फार्मूला, तो इस तरह से आपके पास में क्या आ जाएगा, द लाइन x -7/2, y -7/2 और z -6/3 इज़ द 7 यूनिट्स। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं 20वें क्वेश्चन पे, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन। तो यहाँ पर ये एंगल, ये लाइन दे रखी है, इसके बीच में एंगल निकालना है और प्लेन भी दे रखा है आपको। तो दोनों चीज़ों को इंक्लूड करना, लाइन और प्लेन दोनों को लेना है। उसके बाद में आप इसको वेक्टर फॉर्म में ले लेंगे। वेक्टर फॉर्म में लेने के बाद में आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला फिर से याद नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। इस तरह से सारी वैल्यूज़ रखेंगे और ये आसानी से आपका सॉल्यूशन जो कंप्लीट हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है यानी बतानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिवन जो जो चीज़ें हैं वो लिख लेनी है, पुट कर देनी है वैल्यूज़ को और फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात जो है, मैं इस पूरे जो आप वीडियो देख रहे हैं इसकी जो पीडीएफ सॉल्यूशन है वो भी आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा और आराम से आप उस पीडीएफ को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। 22वें नंबर पे डिफ्रेंशिएट करना है y² विद रिस्पेक्ट टू x² वेयर y इक्वल्स टू x माइनस x² है। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट, जो मैंने पहले ही बताया था, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों चीज़ें आपको सही से आनी चाहिए। अभी मैं केवल क्वेश्चन के सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ। और इसमें आपका जो है डी वी इक्वल्स टू 1 - 3x + 2x² जो है ये आपका आ जाएगा। 23वां क्वेश्चन जो है एवल्यूट करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर आपको जो है उसके हिसाब से इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका जो फाइनल वैल्यू आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पुट कर देंगे 10x = t और sec² x = dt/dx हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt a² t² + b² के फॉर्म में। इसके बाद में i की वैल्यू जो आ जाएगी इस तरह से, ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन पे। वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कूल्स आफ्टर 10 मिनट्स to 88 डिग्री सेंटीग्रेड एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 20 मिनट्स। इसमें थोड़ा सा आपका लॉजिकल क्वेश्चन मैथमेटिक्स के फॉर्म में भी दे रखा है। मैथमेटिक्स हर जगह अप्लाई हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन हो, सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स बहुत हाई स्टैंडर्ड का होता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लेट मान लेना है, थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द टाइम ऑफ टी, रूम टेम्परेचर इज़ गिवन टू बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वो लगा करके इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि आपका जो चैप्टर में है वो चीज़ हमें लेनी पड़ेगी। और इसके बाद में जब इंटीग्रेटिंग कर देंगे बोथ साइड में तो हम इसको फाइनली जो आप निकालेंगे यहाँ पर, तो इस तरह से आपका जो है लॉग की फॉर्म में आ जाएगा। और इसके बाद में सी जो है आपका जो log 75, इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 में जब इसको रखेंगे तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, जहाँ पे थीटा जो आ जाएगा 25 + 75 जो कि आपका 100 डिग्री के आसपास जाएगा। और इसके बाद में जो आपका व्हेन t = 10 होगा और थीटा = 88 होगा तो भी हमें इस वैल्यूज़ को रख देनी है। और इस वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 बन जाएंगी। और इसके बाद में इसका जो सॉल्यूशन है कम्प्लीटली आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है और ध्यान रखना है आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 20 मिनट्स विल बी 77.92 सेंटीग्रेड। इसके बाद में 25वां का जो फाइंड के इफ़ द फंक्शन f(x) डिफाइंड बाई। तो f(x) को कैसे डिफाइन किया गया, इस तरह से डिफाइन किया गया है तो आपको बताना है। ठीक है, तो सिंस आपको डिफाइन किया गया है, आपको सारी वैल्यूज़ आपको पता हैं ऊपर, उसके हिसाब से इसको सॉल्यूशन आपको बता देना है। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन जो है आपको देखने को मिलेगा।
आपको ध्यान रखना है मैथमेटिक्स को जब तक आप तैयार नहीं करेंगे, प्रिपेयर नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स आपसे हिलेगी भी नहीं। तो इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। समय की बर्बादी करने से और एग्ज़ाम पोस्टपोन के राह देखने से बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। लास्ट ईयर के स्टूडेंट जो हैं, इस साल के जो एग्ज़ाम होने थे वो पोस्टपोन्ड हुए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, तो इस बार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 26वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपको गिवन है आपको वैल्यू और इसमें फाइंड करना है पी एंड एक्स डी एक्स को। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू है, इसमें आपको देखेंगे इस तरह से सारी वैल्यूज़ पहले लिख लेनी है और इसमें ई एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और एन पी आपका 10 हो जाएगा, तो 25 इंटू पी हो जाएगा और पी की वैल्यू हो जाएगी 10/25। और पी की जब वैल्यू हम काट देंगे 10 को 5 से, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, तो ये 0.4 आ जाएगा। और क्यू निकालना है तो हमें पता है क्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी। अभी अभी हमने पी निकाला, पी में से निकालेंगे तो एस डी आ जाएगा। एस डी क्या है, एन पी क्यू होता है। सभी की वैल्यूज़ रखेंगे, पुट करेंगे, एस डी एक्स आ जाएगा 6। सेक्शन डी की बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी 5 जो है आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट करना है आपको। ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड एग्ज़ाम में जो है आ चुका है, तो इसको भी आपको मेन एग्ज़ाम में भी आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और ये रहा इसका सॉल्यूशन जो है। आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सर्किट वाला ये क्वेश्चन, मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन एक आ जाए तो आपको एकदम आपके जो नंबर हैं अच्छे मिल जाते हैं। बड़े क्वेश्चनों में काउंट होता है, बाकी इसमें जो भी है कुछ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपली फॉर्म में इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें केवल एक टेबल बनानी पड़ती है, उस टेबल के थ्रू ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है। तो ये आपका सोल्यूशन है, इस तरह से आपको करना है। इसके बाद में अगर बात करूँ 28वें क्वेश्चन की, तो एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, सॉल्व देम बाय द फंक्शन ऑफ रिडक्शन, मेथड ऑफ रिडक्शन। तो ये आपके पास में इक्वेशन है और इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख करके आपको सॉल्व करना है रिडक्शन मेथड से। तो इस तरह से आपको पहले इक्वेशन लिख लेनी है, उसका मैट्रिक्स फॉर्म बना लेना है। फिर इसमें मैट्रिक्स फॉर्म का आपको पता ही अप्लाई कर देते हैं, R2 R3 जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ। तो इन सभी को अप्लाई करने के बाद में हम इसका सॉल्यूशन जब देखेंगे फाइनली, तो यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा जो आंसर फाइनल, वहाँ पर मैं आपको ले चलूँगा। बाई इक्वेटिंग ऑफ मैट्रिसेस वी गेट, तो हम यहाँ पे क्या क्या गेट कर लेंगे, ये जेड और वाई जो है गेट कर लेंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी और एक्स की वैल्यू आने के बाद में हमारे पास एक्स वाई और जेड की तीनों की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे ना। 29वां जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इजकल्स टू 10, और ये पूरी की पूरी इक्वेशन है, ये दे रखी है, इसको आपको जो है प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करने के लिए लेट मान लेना है और उसके बाद में इसको प्रूव करने के लिए स्टेप्स को आगे सॉल्व करना है। अगर अभी आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। चैप्टर जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा चैप्टर को आपको स्टडी करना होगा। ये आपका सोल्यूशन हो गया इसका। इसके बाद में अगर हम बात करें 30वें क्वेश्चन की, सॉल्व द फॉलोइंग LPP यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है, ये पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये आपका और यहाँ पर हैंस जो है, शो द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स एट मोर ऑफ 2 पॉइंट्स। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर इस तरह से आपको जो पहले निकाल लेनी है, ये है इक्वेशन पॉइंट्स और रीज़न। ठीक है, ये सारे चीज़ें हम लिख लेते हैं। इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है सॉल्यूशन बनाना। ठीक है, अब इस तरह से आप जाएंगे तो जब देखेंगे तो इसका ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ तो आपको डायरेक्टली ऐसा ही शेडेड रीजन दिखा देना है। तो ये किस साइड में शेडेड है, इस साइड में, बाहर की साइड में, ऊपरी साइड में। ये शेडेड का एक क्वेश्चन इसका भी कंप्लीट आता ही आता है। तो कभी इनसाइड होगा, कभी आउटसाइड होगा। ठीक है, शेडेड रीजन जो है वो फिजिबल रीजन है विद वर्टिकल वर्टिसेस जो हैं A03 C03 एंड D60। ठीक है, और इसका फिजिबल पॉइंट्स जो हैं उसके लिए और वैल्यू ऑफ जेड के लिए हम इक्वेशन की टेबल बना लेंगे और सभी की वैल्यूज़ जो है 12 12 12 आ रही हैं। तो फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन क्लियरली सी द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। अब इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो आपका 31वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 31वें क्वेश्चन में इफ़ वाई इक्वल्स टू दे रखा फंक्शन ऑफ यू है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू एंड यू है जी एक्स का जी एक्स जो जी है जो फंक्शन एक्स का। तो इसको आप इस हिसाब से इस डिफरेंशिएबल फंक्शन को जो है हमें देखना है और इसको सॉल्व करना है, शो करना है, क्योंकि ये पूछ रहा है वाई इक्वल्स टू एफ जी एक्स इज़ डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्यूशन बनाते समय सारी चीज़ों को ध्यान रखना है और इस तरह से आपको देखिए कभी भी मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन करना है तो जो चीज़ें अगर उसमें बतानी पड़ती है तो वो लिखनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे तो स्टेप मार्किंग होती है मैथमेटिक्स में,
वो आपके नंबर नहीं मिलेंगे और आपको लगेगा कि आपने तो सब कुछ सही किया था लेकिन आपके नंबर कट गए। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अभी आप जब भी मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे तो स्टेप्स का ज़रूर आप बहुत ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना है। ये चीज़ें आपको कंप्लीट मैंने बता दी हैं और इसी तरह से आपको अपने एग्ज़ाम में जो है सॉल्यूशंस को करना है ताकि आपके एक भी नंबर ना कटे और आप अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो टॉपर लिस्ट में भी शामिल हो सकते हैं। तो आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना यूटिलाइज़ करते हैं ये ब्लैंक टाइम को, जो कि आपके लिए अभी आप सोचोगे पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, नेगेटिव सोचने से अच्छा है आप पॉजिटिव सोचें कि आपके पास समय है और आप बहुत कुछ स्टडी कर सकते हैं। आप किसी जगह पे आप फंसते हैं तो अपने टीचर से बाय फ़ोन, बाय व्हाट्सएप, बाय मेल कैसे भी आप जो है वहाँ से मदद ले सकते हैं। तो इस तरह से इसका dy/dx जो आ जाएगा वो सॉल्यूशन यहाँ पे आपके सामने है। इसके बाद में 32वां जो क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर हैज़ द एरिया 24 स्क्वायर मीटर, द मार्जिन एट द टॉप एंड द बॉटम इज 75 सेंटीमीटर, एट द बोथ साइड is 50 centimeter each. What are dimension of the paper if the area of the printed space is maximum? तो यहाँ पर आपको जो है एक डायग्राम बनाया हमने अपने हिसाब से समझने के लिए कि यहाँ 75 दे रखा है और इधर भी आपका बराबर दे रखा है। अब ये प्रिंटेड एरिया जो है इसको हमें जो है बताना है। तो इस तरह से पहले हमें लेट कर लेना है, एज्यूम कर लेना है क्या क्या चीज़ें हैं। इस डायग्राम के हिसाब से एरिया ऑफ पेपर हमें पता ही है कैसे निकालेंगे। इसके बाद में आफ्टर लिविंग द मार्जिन, तो मार्जिन को हम अगर छोड़ देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन जो दूसरी बन जाएगी। उसके बाद में इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास में जो है इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इंटीग्रेशन से ये जल्दी निकलेगा नहीं, डिफ्रेंशिएशन सिंपल मेथड है, उससे आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फॉर मैक्सिमम प्रिंटिंग स्पेस dy/dx इक्वल्स टू 0 मान लेंगे। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे फाइनली तो यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा जो है स्पेस देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है 4 आ जाएगी क्योंकि हमें 4 ही लेना पड़ेगा। एक पॉजिटिव लेंगे एक नेगेटिव लेंगे और उसमें चेक करेंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहाँ पर जो आ जाएगा ये आ जाएगा आपका -48/4³ तो ये आपका x व्हेन x इक्वल्स टू 4 एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिंटिंग स्पेस इज मैक्सिमम, यहाँ पे लिख दिया है इसको। और इसके बाद में जब y की हम वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ प्रिंटिंग स्पेस इज मैक्सिमम व्हेन विड्थ 4 मीटर एंड लेंथ विल बी 6 मीटर। ये दोनों चीज़ें होंगी तो मैक्सिमम होगा। उसके बाद में प्रूव करना है इस इक्वेशन को, आपके सामने जो दी गई है तो बस इसको रखना है और इसके जो इंटीग्रेशन को अंजाम देना है। इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए बस, उसके बाद में आप आराम से स्टेप बाय स्टेप आप इसको आसानी से कर सकते हैं। वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसका सोल्यूशन करना है। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं लास्ट के वो थोड़े से बड़े होते हैं और इसको आपको हैंड्स प्रूव लिख देना है लास्ट में जब आपका ये सोल्यूशन हो जाता है। इसके बाद में 34 नंबर की बात करें, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन हैविंग लाइंग बिटवीन पैराबोला का क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आता है पैराबोला का। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से गिवन इक्वेशन जो है आप देख सकते हैं, ये इक्वेशन है, पहले आप इसको देख लें। इस इक्वेशन के बाद में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। और आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट जो आपका है, और यहाँ पे आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है। इसके लिए कोई ग्राफ नहीं मिलता, ये आप खुद ही बना लेते हो। तो ये आपका शेडेड रीजन हो गया इनसाइड वाला, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इसका जो बचा हुआ पार्ट है इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर एरिया रिक्वायर्ड जो है वो हमें निकालना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 1/3 जब हम इसको सॉल्व करेंगे। और एरिया ऑफ रीजन लाइंग बिटवीन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y इज़ 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है 1/। तो ये है आपका पूरा सॉल्यूशन। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और जो सॉल्यूशंस आप चाहते थे सारे वीडियोस बना चुके हैं हम, उनको आप देखिए, आराम से अपनी तैयारी करिए, बेहतर बनाइए अपने आप को। थैंक यू वेरी मच।